जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। जैसा कि हमारा जो है क्लास 12th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी की बुक से हमने चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है। आज हम एक नया चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत ही आसान है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आव्यूह एक ऐसे समझ लो स्कोरिंग चैप्टर है, यहाँ से प्लस पॉइंट बनता है। कोई बहुत ज़्यादा टफ काम नहीं करना है और छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी 4 एक्सरसाइज हैं, एक मिसलेनियस एक्सरसाइज और हमारा काम यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम बात स्टार्ट करते हैं आज अपने चैप्टर नंबर 3। अंग्रेजी में बोलते हैं मैट्रिक्स, हिंदी में बोलते हैं आव्यूह। जान लेते हैं कि आव्यूह है क्या। आव्यूह एक प्रकार से संख्याओं को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। जैसे हमने बचपन से लेके अब तक हमने बहुत सारी संख्याएं पढ़ी हैं। पूर्णांक पढ़ा है, पूर्ण संख्याएं पढ़ी हैं, प्राकृतिक संख्याएं पढ़ी हैं, वास्तविक संख्याएं पढ़ी हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्याएं क्लास 11th में ही हमने पढ़ा है। तो ऐसे हमने बहुत सारे नंबर पढ़े हैं। उसी तरह से उन नंबरों को रिप्रेजेंट करने के वो सिस्टम ही तो हैं। यानी कि 1 से लेके इनफाइनाइट तक चले जाओगे और 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके नंबर अगर बनाओगे तो वो सब क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर। एक हमने सिस्टम बना दिया कि इस सिस्टम में इस कंडीशन को जो फॉलो करेगा वो नेचुरल नंबर हो जाएगा। उसी तरह आव्यूह क्या है, आव्यूह भी एक सिस्टम है। और सिस्टम कैसा है, नंबर को रिप्रेजेंट करने का एक प्रकार का सिस्टम है। तो हम देख लेते हैं आव्यूह क्या है। ठीक, हिंदी मीडियम की जो किताबें हैं एनसीईआरटी की, उसमें देखो पेज नंबर 64, उसमें आव्यूह की परिभाषा लिखी हुई है। क्या लिखा है, कह रहा है कि आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। इन संख्याओं या फलनों को आव्यूह के अवयव या प्रविष्टियाँ कहते हैं। आव्यूह को हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा व्यक्त करते हैं। आव्यूह के कुछ उदाहरण हैं। मतलब कहने का ये है कि आव्यूह क्या है, संख्याओं या फलनों का क्रम विन्यास है। जैसे एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी में भी इस तरह का एक एग्जाम्पल दिया है, मैं भी एक एग्जाम्पल देके बताना चाहता हूँ। देखो, एक व्यक्ति है जिसका नाम है कुछ भी मान लो, ए व्यक्ति है। इस ए ने कुछ बुक खरीदी हैं। इसने जो बुक खरीदी हैं वो मान के चलो, जैसे हम देख ले रहे हैं एनसीईआरटी में क्या एग्जाम्पल है, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो देखो यहाँ से सिंपल सी बात कह रहा है एक लड़की है जिसका नाम है राधा। राधा ने जो यहाँ पर इसने बुक्स खरीदी यानी पुस्तिकाएं खरीदी हैं और यहाँ इसने पेन खरीदा है। तो राधा ने जो पुस्तिकाएं खरीदी हैं 15, पेन खरीदे हैं 6। एक लड़की है फौजिया, इसका नाम है फौजिया। इसके बारे में बता रहा है कि इसने जो है कि 10 किताबें खरीदी हैं, 2 पेन खरीदे हैं। एक है सिमरन, सिमरन की अगर हम बात करें तो सिमरन ने हमारा जो है 13 किताबें खरीदी हैं और 5 किताबें खरीदी हैं। तो ये जो अभी अलग अलग नंबर है ना, इन नंबरों को मैं एक ब्रैकेट में बंद कर दूं इधर से और इधर, तो ये जो बन करके आया है ये आव्यूह है। इस आव्यूह के अंदर जो 15 है, 10 है, 13 है, 6 है, 2 है, 5 है, ये हैं आव्यूह के अवयव। और इस आव्यूह को जो है हमेशा ही अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर के द्वारा दिखाया जाता है। इस बात को याद रखेंगे। ए से दिखा लो, ए से मन नहीं करे बी से दिखा लो, सी से एक्स वाई जेड कुछ भी दिखा लो, लेकिन जिससे भी दिखाओगे वो अंग्रेजी वर्णमाला का कौन सा अक्षर होना चाहिए, कैपिटल अक्षर होना चाहिए। इतनी बात समझ में आई क्या। आव्यूह क्या है, संख्याओं या फलनों को लिखने का एक आयताकार क्रम विन्यास है, यानी आयत के फॉर्म में हम आव्यूह को लिखेंगे। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई, ठीक हो गया। आव्यूह के अंदर जो अवयव होते हैं, उन आव्यूह के अंदर जो संख्याएं लिखी होती हैं इनको क्या बोलते हैं, आव्यूह के अवयव बोलते हैं। इतनी बात भी क्लियर हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आने वाला है वो है आव्यूह की कोटि। यहाँ से जो हमारे लिए जरूरी बातें स्टार्ट हो जाएंगी। आव्यूह की कोटि। अब देखो आव्यूह की कोटि क्या होती है, अंग्रेजी में बोलते हैं ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, ध्यान से देखना। जैसे मान के चलो हमारे पास मैट्रिक्स ए है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये इस तरह से। एक मैट्रिक्स है A11, A12, A13 और चलते चलते कहाँ तक पहुँच गए, A1J। A1J से कहाँ पहुँचे, A1N। ठीक, और इसी तरह हमारा हो जाएगा A21, A22 और इस पूरा कंप्लीट करेंगे तो A2N हो जाएगा। इसी तरह A3N इसको कंप्लीट करेंगे तो A3N हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ नीचे की ओर अगर हम लाएंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, देखो 1 2 3 4 5 ये चेंज हो रहा है। तो अगर ये चेंज हो रहा है तो हम इसकी जगह M1 लिख देंगे।
ठीक है नहीं, ठीक है। इसी तरह यहाँ चेंज कौन हो रहा है, 1 2 3 4 5, ये 2 2 2 तो हर एक में कॉमन आएगा ना, तो इसमें भी हम कोई चेंज नहीं करेंगे। यहाँ हो जाएगा M2, यहाँ हो जाना है क्या M3, यहाँ हो जाना है क्या AM, कितना हो जाएगा AMJ हो जाएगा, हाँ या ना। और यहाँ तक हम बढ़ेंगे आगे तो 1 2 3 तो चेंज हो रहा है, 1 2 3 को हम M से चेंज कर रहे हैं, N सब में कॉमन है तो N यहाँ हो जाएगा। बात क्लियर, AMN। तो कहने का मतलब क्या है, इस आव्यूह में जो लेटी हुई लाइनें हैं, यही तो लेटी हुई लाइनें हैं, लेटी हुई लाइनें कितनी हैं N, खड़ी हुई लाइनें लेटी हुई लाइनें कितनी है M, ये है M, और खड़ी हुई लाइनें कितनी है N। तो यहाँ जितनी लेटी हुई लाइनें हैं मल्टीप्लाई करो उसके साथ किसकी, खड़ी हुई लाइनों की। तो ये वाला जो एक नंबर निकल करके आया, इसी नंबर को हम बोलते हैं आव्यूह का ऑर्डर। बात समझ में आई। ये जे कोई भी हम एक नंबर मान लेंगे, अगर तुम जैसे बात करो कि यहाँ तुम्हें 4 लेना है तो जे की जगह 4 ले लो। अब ये 3.1 एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ में बात और क्लियर होगी कि जे क्या है, आई क्या है। जे एक जनरल नंबर है, ठीक है नहीं, ठीक है। जैसे तुमने 11th में इस तरह की बात पढ़ी होगी ना, समीशन आई इक्वल टू, जैसे हम पढ़ते हैं ना R इक्वल टू आई से लेकर के N तक, तो आई है, जे है, क्या के है, तो ये क्या है, जनरल नंबर है। तुम्हें अगर इनकी जगह कोई नंबर लिखना है तो 1 2 3 जो मर्जी सो तुम प्लेस कर दो, ठीक है नहीं, ठीक है। अभी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये आव्यूह की एक जनरल फॉर्म हो गई। जनरल फॉर्म में कोटि इस तरह की है, लेकिन यहाँ हम एक दूसरा एक उदाहरण लेकर के और समझते हैं। जैसे मान के चलो मेरे पास एक मैट्रिक्स है A, इसमें कोई एक इसमें अवयव लिखे हैं A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34, ठीक है नहीं, ठीक है। एक और ले लो A41 42 और A43 और A44। अब देखो ध्यान से क्या होने वाला है, इसमें लेटी हुई लाइनें कितनी हैं, 1 2 3 4, तो लेटी हुई लाइनें कितनी हैं 4, तो यहाँ लिख दो 4, लिख दिया हमने। अब ध्यान से देखो इसमें खड़ी हुई लाइनें कितनी हैं 1 2 3 4, तो यहाँ क्या आप लिख देंगे 4। तो ये जो है 4 मल्टीप्लाइड बाई 4, ये क्या निकल कर के आया, आव्यूह का ऑर्डर निकल कर के आया। अब दूसरी बात, जो लेटी हुई लाइनें होती हैं, यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन यानी क्षैतिज रेखाएं हैं, इनको हम बोलते हैं रो, क्या बोलते हैं, रो। और जो हमारे पास वर्टिकल लाइन है यानी जो खड़ी हुई रेखाएं हैं, इनको हम बोलते हैं कॉलम, ठीक है। रो माने पंक्ति, कॉलम माने स्तंभ। तो ये जो पहली लाइन है इसको बोलेंगे R1, दूसरी लाइन है R2, तीसरी लाइन है R3 और चौथी लाइन है R4। पहला कॉलम को बोलेंगे C1, दूसरे कॉलम को बोलते हैं C2, तीसरे कॉलम को C3 और चौथे कॉलम को C4। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात किसी को, यहाँ तो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना। यानी कि जो लेटी हुई लाइनें जितनी भी हैं और जिस नंबर की लाइन है उसको हम उसी हिसाब से बोलेंगे कि वो कौन से नंबर की है। अगर तीसरे नंबर की है तो R3, तीसरे नंबर का है तो C3। बात क्लियर है। अब एक बात यहाँ से और समझ लो, वो बात ये है कि देखो किसी भी आव्यूह में जो नंबर हम लिखते हैं वो नंबर हमें, जैसे हमें कोई एक जनरल आव्यूह बनाना है तो इसी फॉर्मेट में बनाना। देखो कैसे, 11 12 13 14, फिर 21 22 23 24 31 32 33 34 41, यानी 10 नंबर छोड़ करके और पूरी नंबर लिख दो जितना आगे तक जाना है। अब यहाँ पर और आगे बढ़ना हो तो 14 के बाद 15 16, 24 के बाद 25 26 35 36 45 46, ऐसे करके हम आगे की ओर बढ़ते रहते तो वो हमारा आव्यूह बनता रहता। पहली बात। दूसरी बात ये, किसी भी आव्यूह का जो ऑर्डर होता है यानी जो कोटि होती है, अगर मैं कोटि को आपस में गुणा करा दूं तो 4 चौक कितना होता है 16। तो इस आव्यूह में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं यानी जो अवयवों की संख्या है वो कितने अवयव हैं इसमें, 16 अवयव होंगे। यानी कि नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स। आव्यूह के अंदर कितने अवयव हैं, इतनी बात क्लियर हुई। दूसरी बात, किसी भी आव्यूह का जब हम ऑर्डर लिखते हैं तो पहले हमेशा नंबर ऑफ रो लिखा जाता है, बाद में नंबर ऑफ कॉलम लिखा जाता है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो 4 है ना, ये 4 है नंबर ऑफ रो, ये 4 नंबर ऑफ रो है, और ये वाला जो 4 है ना, ये 4 है नंबर ऑफ कॉलम, ये 4 है नंबर ऑफ कॉलम। इतनी बात समझ रहे हो, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम। तो आव्यूह के ऑर्डर से रिलेटेड बात कुछ समझा पाया क्या, ऑर्डर समझ में आया। ऑर्डर क्या है, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम, यही आव्यूह का ऑर्डर है। जितना ऑर्डर की मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा हमारे पास में, जो आव्यूह के अंदर जितने अवयव हैं वो मिल जाएंगे हमें। पहले रो को लिखना जरूरी है। जब भी हम ऑर्डर लिखेंगे तो रो पहले लिखी जाएगी, पक्की बात है, चाहे एक ही रो क्यों ना सही,
चाहे 2 ही रो क्यों ना सही, रो पहले लिखेंगे, कॉलम हमेशा बाद में लिखेंगे। अब जैसे मान के चलो, दूसरी बात एक मैं और बता दूं, एक अवयव हम ले रहे हैं A23, इस अवयव का क्या मतलब है, इस एलिमेंट का क्या मतलब है कि A23 एलिमेंट का मतलब ये है कि ये ऐसा एलिमेंट है जो दूसरी तो रो में है और तीसरे कॉलम में है, और हर एलिमेंट मैट्रिक्स के अंदर यूनिक पोजीशन रखता है। A23 पूरे मैट्रिक्स में एक ही जगह पे मिलेगा। क्या इसके अलावा कहीं 23 बना दोगे? 23 का मतलब है एक ऐसा एलिमेंट जो दूसरी रो में आए और तीसरे कॉलम में आए। जैसे मैं बात करूं A43, मैं बात क्या कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं A43, तो मतलब एक ऐसा एलिमेंट जो 4th रो में आ रहा है और कौन से कॉलम में आ रहा है, तीसरे कॉलम में आ रहा है। जैसे A43 कहां पर है, ये मैट्रिक्स, ये एलिमेंट हो गया। समझ पाई इतनी बातें? नहीं, यानी कि पहले रो को देखो फिर कॉलम को देखो, दोनों को मैच कर लो, दोनों में जो मिल जाए। जैसे अभी बात थोड़ी क्लियर नहीं हो रही है सत्यवीर को, देखो मैं और बता दूं, मैं कह रहा हूं A24, 2 क्या है, रो, तो दूसरी रो में तो ये भी अवयव है, ये वाला भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन साथ में लगा है 4, यानी ऐसा अवयव हमें चाहिए जो दूसरी रो में भी होना चाहिए और चौथे कॉलम में होना चाहिए, हाँ या ना? तो देखो दूसरी रो में तो ये सब मिल रहे हैं, लेकिन दूसरी रो के साथ साथ चौथे कॉलम में भी मिल रहा है, तो वो तो सिर्फ यही है ना। तो ये एक यूनिक एलिमेंट है मैट्रिक्स के अंदर। A24 एक ही जगह पे मिलेगा और दूसरी जगह पे नहीं मिल सकता। समझ पाए इतनी बात? नहीं, आगे बढ़ें क्या? ऑर्डर से आब्यू क्या है समझ में आ गया? आब्यू का ऑर्डर क्या है समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, देखो अब हम, ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, ऑर्डर से रिलेटेड बात हमारी हो ही गई। अब है आब्यू के प्रकार, इसे साफ कर दूं ना, इसमें तो कोई ऐसी विशेष बात है नहीं। 1 नंबर में क्वेश्चन ऑर्डर से रिलेटेड पूछेगा तो कभी पूछ लेगा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं आब्यू के प्रकार। यहाँ से प्रकार से रिलेटेड कुछ बातें हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाएंगी, ठीक है। यानी अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने हैं, मतलब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, आब्यू के प्रकार के बारे में। अब देखो कितने प्रकार के आब्यू होते हैं, ऐसे ही बता दे रहा हूँ। सबसे पहला है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स किसे कहते हैं? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो, सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो। जैसे हम बात कर रहे हैं इस तरीके से, अगर यहाँ हो जाए हमारा कितना, यहाँ हो जाए A11, यहाँ A21, यहाँ A31, तो ये इस प्रकार का जो मैट्रिक्स होगा जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम की बात करी जा रही है, वो हो जाएगा हमारा कॉलम मैट्रिक्स। अब वही बात यानी पलट दे, कह दे रो मैट्रिक्स, तो रो मैट्रिक्स का मतलब क्या हो जाएगा? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो हो, जैसे A11, A12, A13, ये रो मैट्रिक्स हो गया। एक देखो कॉलम मैट्रिक्स का मतलब एक ही कॉलम हो, रो इसमें 3 है, पहली रो ये है, दूसरी रो ये बनेगी, तीसरी रो ये बनेगी, तो रो तो एक से ज्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन कॉलम सिर्फ एक ही होगा। रो मैट्रिक्स का मतलब है कि जिसमें रो तो एक ही होगी लेकिन कॉलम एक से ज्यादा हो सकते हैं। देखो एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। समझ पाए? आगे बढ़ते हैं भाई। वर्ग आब्यू, स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ देखो ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है 1 नंबर में, स्क्वायर मैट्रिक्स। उत्तराखंड बोर्ड एग्जाम में ये 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है, शायद 2-3 साल पहले की बात है ये। स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो इक्वल नंबर ऑफ कॉलम होना चाहिए, यानी नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम अगर इक्वल है तो मतलब क्या है कि उस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स है, क्या एक मैट्रिक्स है 2 2 2 2, तो इसमें कितनी रो हैं? 2। कितने कॉलम हैं? 2। तो नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है, मतलब ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखो पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछा गया था, पूछा गया था कि कोई एक मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रो है m, नंबर ऑफ कॉलम है n, तो अगर ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो निम्नलिखित में से क्या सही होना चाहिए? तो पहला ऑप्शन था m बड़ा होना चाहिए n से, दूसरा ऑप्शन था कि n बड़ा होना चाहिए, तीसरा ऑप्शन था m और n इक्वल होनी चाहिए, चौथा ऑप्शन था नॉन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं। तो भैया अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो यही वाला होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स में रो और कॉलम आपस में हमेशा इक्वल होंगे। इस बात को याद रखोगे क्या? स्क्वायर मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा पेपर में, ठीक है, 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ लेगा। नेक्स्ट बात देख लेते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स यानी विकर्ण आव्यूह। इसको साफ करता चल रहा हूँ मैं, ठीक है। बाकी बुक्स तो है ही ना सबके पास, वहाँ से देख लेना अपना जो भी रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स, विकर्ण आव्यूह, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? ऐसा मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल पर ही अवयव हो, बाकी सारे अवयव 0 हों। जैसे कि अगर मैं एक मैट्रिक्स ले लूं, देखो यहाँ से 3 मैट्रिक्स बनेंगे, एक डायगोनल मैट्रिक्स, एक स्केलर मैट्रिक्स, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
तीनों की ही परिभाषाएं सेम है और तीनों में बहुत ही छोटा छोटा अंतर है। देखो डायगोनल मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूं तो 1 0 0 0 2 0 0 0 3 ये हो गया डायगोनल मैट्रिक्स। एक की हो जाएगा हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। ध्यान से देखना तीनों में क्या बेसिक डिफरेंस है। स्केलर मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूं तो एनसीईआरटी में जो एग्जांपल दिया हुआ है √3 0 0 0 √3 0 0 0 √3 यही तो है। और एक है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यही तो है ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स विकर्णाव्यूह, स्केलर मैट्रिक्स अदिशाव्यूह और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हिंदी में बोलते हैं तत्समक आव्यूह। तो ये वाला जो मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसमें जो ए हो जाएगा A 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और इनमें अगर हम बात करें कि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे लिए इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देख लो इनमें तीनों में क्या अंतर है। डायगोनल मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को कहेंगे जिसके सिर्फ डायगोनल पर एलिमेंट हो और कोई भी हो चलेगा, डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए। स्केलर मैट्रिक्स में क्या है, ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल पर सेम एलिमेंट हो, कुछ भी हो, 4 हो 5 हो √3 हो अपॉन वाला हो पॉइंट वाला हो कुछ भी हो, लेकिन डायगोनल के एलिमेंट हमेशा कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ डायगोनल पर एलिमेंट होगा, बाकी सब 0 होगा, लेकिन डायगोनल पर क्या होगा 1 होगा। 1 के अलावा अगर कुछ भी हुआ, 1 के अलावा कुछ भी हुआ और सेम हुआ तो ये वाला बन जाएगा, 1 के अलावा कुछ भी हुआ और अलग अलग हुआ तो ये वाला बन जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल पर एक ही एलिमेंट है और वो है 1 और बाकी सारे एलिमेंट 0 हैं, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और यहाँ से जो बात समझने वाली है वो ये है, देखो 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें 2 ही रो हो 2 ही कॉलम हो, हाँ या ना भाई, 2 रो 2 कॉलम, तो एक रो तो ये हो गई और एक कॉलम एक रो ये हो गई, तो ये 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। समझ पाए क्या, इसको I2 से दिखा दो, कोई दिक्कत वाली बात। और 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब होगा जिसमें 3 रो 3 ही कॉलम हो, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये हमारे पास 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 4x4 का, हाँ होते तो बहुत रहे हैं, 4x4 का बनाओगे तो 4x4 का बना लो। जैसे 4x4 का तुम्हें बनाना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो इसमें 4 रो 4 कॉलम, तो 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, तो ये हमारे पास जो है 4x4 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। तो देखो इसके सिर्फ डायगोनल पर ही तो एलिमेंट है और तो कुछ नहीं है। और याद रखना आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही तो है, यानी नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम में बराबर आ रहे हैं, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसके डायगोनल पर हमेशा 1 और 1 आएगा। पेपर में या क्वेश्चन में कैसे पूछेगा, क्वेश्चन में जहां भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूज करना होगा, जैसे मान के चलो उसने हमें एक मैट्रिक्स दिया क्वेश्चन में A = 2 5 3 6, तो यहाँ पर I कौन सा वाला लगना चाहिए भाई, A कौन से ऑर्डर का है 2x2 का, तो अगर A 2x2 ऑर्डर का है तो I जो है ना वो डेफिनेटली बात है 2x2 ऑर्डर का ही होना चाहिए। जितने ऑर्डर का A उतने ही ऑर्डर का I यूज होगा। इतनी बात क्लियर है क्या, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में फिर कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जब हम चौथा चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ से 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा और उस 6 नंबर के क्वेश्चन में आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट यूज होगा। यहाँ पर एक्सरसाइज 3.4 में आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें आना चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये है। आइडेंटिटी की रियल डेफिनेशन क्या है वो तो जब हम आगे बढ़ेंगे और जैसे जैसे हमें ज़रूरत लगेगी वैसे वैसे हम काम करते रहेंगे, लेकिन अभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू क्या होती है वो तुम समझ लो। क्लियर हुई इतनी बात, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं भाई, बढ़े आगे। इसके बाद देखो और कौन सा मैट्रिक्स है, लास्ट वाला है जीरो मैट्रिक्स। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका ईच एलिमेंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, तो जीरो मैट्रिक्स हो गया। बात करने क्लियर। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्लियर हो गया क्या? ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास देखो क्या होना चाहिए, हमारे पास अब है नेक्स्ट पॉइंट इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, यानी आव्यूह की समानता। यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, आव्यूहों की समानता। आव्यूह की समानता का मतलब है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स की इक्वलिटी के बारे में बात यहाँ पर हमें करनी है। तो देखो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या है, सिंपल सी बात है। अगर कोई भी 2 मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं
तो इस बात का मतलब ये है कि उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यानी उनके संगत अवयव हमेशा ही आपस में बराबर होंगे। नहीं समझ में बात आई? देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मान के चलो थोड़ी देर के लिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए की वैल्यू है x y w z। बात क्लियर है नहीं? एक मैट्रिक्स है हमारे पास b, एक मैट्रिक्स है हमारे पास यहीं पर मान लो b, और b की वैल्यू है हमारे पास 1 2 3 4। बात क्लियर है? मैं कह रहा हूँ इफ a एंड b बोथ आर इक्वल, a और b दोनों आपस में बराबर हैं। अगर ये बराबर हैं तो देखो संगत अवयव का मतलब क्या होता है? संगत अवयव का मतलब होता है ये जो अवयव लिखे हैं, x कौन सी पोजीशन पर लिखा है a11, y कौन सी पोजीशन पर है a12, ये w कौन सी पोजीशन पर है 21, और ये कौन सी है a22, और ये जो यहाँ पर जो अवयव लिखे हैं ये कौन सी पोजीशन पर है 11, यहाँ 12, यहाँ 21, यहाँ हो जाएगा तुम्हारे पास a21 और यहाँ हो जाएगा a22। बात क्लियर है नहीं? तो देखो इसका a11 पोजीशन वाला एलिमेंट इसके a11 पोजीशन वाले एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए, यानी x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 1। इसका ये वाला एलिमेंट इसके इस वाले एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए, यानी y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 2। यानी यहाँ पर w की जो वैल्यू होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए 3, और z की वैल्यू हमारे पास कितनी होनी चाहिए 4। अब यहाँ तो बहुत सिंपल एग्जाम्पल हो गया, 1 2 3 4 डायरेक्ट हमने देख लिया। अब यहीं पर एक इक्वेशन दे देता और यहाँ नंबर दे देता, तो x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू बराबर इतना, w प्लस वाई प्लस जेड बराबर इतना, तो हमारे पास इक्वेशन के फॉर्मेट में क्वेश्चन बन जाता। और इक्वेशन को सॉल्व करना हमने क्लास 10th में बहुत ही अच्छे तरीके से सीख रखा है। इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड होते हैं? 4 मेथड होते हैं। कौन कौन से? ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि, यानी ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये 4 मेथड हमने सीख रखे हैं। तो वही काम हमें अगर इक्वेशन के फॉर्म में देगा तो इक्वेशन निकाल लो, और अगर डायरेक्ट वैल्यू के फॉर्म में देगा तो वैल्यू निकाल लो। बात क्लियर है? तो एक्सरसाइज 3.1 से पहले जितनी कॉन्सेप्चुअल बातें थी वो इतनी थी। सबसे पहले हमने पढ़ा आव्यूह क्या होता है, फिर हमने पढ़ा आव्यूह का ऑर्डर कैसे क्या होता है, आव्यूह के ऑर्डर को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। बात क्लियर है? और जो रो और कॉलम की मल्टीप्लाई करके जितना नंबर आएगा वो उस मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट की संख्या हो जाएगी। बात क्लियर? फिर हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हमारे काम की कितनी चीज़ें थी? सबसे इंपॉर्टेंट तो ये था कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स। फिर हमने पढ़ा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स तत्समक आव्यूह, ऐसा आव्यूह जिसके विकर्ण के अवयव 1 1 1 होने चाहिए, बाकी सारे के सारे अवयव 0 होंगे, तो ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स या तत्समक आव्यूह कहलाता है। बात क्लियर? और लास्ट पॉइंट हमने पढ़ा आव्यूह की समानता। अगर दो आव्यूह आपस में समान होंगे या बराबर होते हैं तो उनके संगत अवयव भी बराबर होते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर? अब एक्सरसाइज 3.1 पे पढ़ते हैं। बढ़े भाई? ठीक है, बाकी अगर कुछ रह गया होगा तो देख लेंगे। फिर 3.1 पे पढ़ते हैं, और बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, कुछ ऐसा खास नहीं है बताने के लिए। देख लो पहला क्वेश्चन। बुक हमारे पास एनसीईआरटी रहेगी और एनसीईआरटी बुक से हम अपना काम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आव्यूह ए बराबर 2 5 वगैरह वगैरह, ये एक मैट्रिक्स दिया है। कह रहा है इसके लिए ज्ञात कीजिए, फाइंड आउट करो क्या? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह की कोटि ज्ञात करो। तो कितना आसान है बताओ? कोटि 3/4, 3 रो, हाँ 3 × 4 ही, तो 3 × 4 होगा। ठीक है नहीं? ठीक है, आप अवयवों की संख्या कोटि की गुणा करवा दो तो 3 चौक 12 12 हो जाएगा। अब इसमें कह रहा है कि ये वाले अवयव फाइंड आउट करके दिखाओ। A13 कौन सा अवयव होना चाहिए? 13, यानी ऐसा अवयव जो पहली रो तीसरे कॉलम में हो। तो कितना हो जाएगा हमारे पास? A13 हो, यानी पहला क्वेश्चन हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेक्स्ट कह रहा है यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं, और यदि इसमें 13 अवयव हैं तो इसकी कोटियां क्या हैं। यानी कह रहा है किसी आव्यूह में 24 एलिमेंट्स हैं तो इसके कितने ऑर्डर हैं जो पॉसिबल हैं, और अगर इसमें 13 एलिमेंट है 13 एलिमेंट्स हैं तो कितने ऑर्डर हैं जो पॉसिबल हैं। तो सिंपल सी बात देखो भाई, अगर 24 एलिमेंट्स हैं तो 24 एलिमेंट्स मतलब क्या होगा? एलिमेंट्स तो तभी आते हैं जब ऑर्डर की मल्टीप्लाई करते हो। तो ऐसे तुमने कौन कौन से नंबरों की मल्टीप्लाई करी होगी कि तुम्हें रिजल्ट 24 मिला होगा? 1 से शुरू कर लो, 1 की गुणा जब 24 से करी होगी, यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें 1 रो और 24 कॉलम हो। दूसरी बात, 2 की गुणा 12 से कर लो, 3 की गुणा 8 से, यार 8 यहाँ 24 होता है, 4 की गुणा 6 से कर लो, फिर 5 6, फिर 6 की गुणा 4 से। देखो 4 6 और 6 4 क्या सेम है? नहीं,
ये ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें 4 रो और 6 कॉलम है, ये ऐसा मैट्रिक्स है इसमें 6 रो 4 कॉलम है, तो दोनों का मतलब अलग अलग है, ठीक है। यहाँ वो मत समझना कि 4 6 24 24 तो क्या फायदा लिखने का। दूसरी बात 8 गुणा 3 कर सकते हो, नेक्स्ट 12 गुणा 2 कर सकते हो, और 24 गुणा 1 कर सकते हो। बात क्लियर है। तो इतने ऑर्डर पॉसिबल हैं अगर एलिमेंट्स 24 हैं, और लास्ट नंबर 13 है, तो 13 में 1 की गुणा 13 से कर लो और 13 गुणा 1, क्योंकि 13 एक प्राइम नंबर है यानी अभाज्य संख्या है, तो 1 से ही इसका काम चलेगा। बात क्लियर हो रही भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हैं तो कोटियां 5 अवयव। कर लोगे नहीं कर लोगे? तीसरा सवाल हो गया हमारा। चौथा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि 1 2 गुणा 2 यानी 1 2/2 आव्यूह ए बराबर ए आई जे की रचना कीजिए जिसके अवयव इस प्रकार से हैं। अब देखो क्या जी, हाँ ये कोटि जो है वो वर्ग आव्यूह की है, क्योंकि इसमें आप नंबर ऑफ रो कॉलम आपस में बराबर है। कर दें साफ इसे, ये तो कुछ ऐसे विशेष दम वाले क्वेश्चन है नहीं। चौथा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। चौथे क्वेश्चन में कह रहा है एक 2/2 मैट्रिक्स बनाओ। तो अगर हमें 2/2 मैट्रिक्स बनाना है तो 2/2 मैट्रिक्स क्या होता है? 2/2 मैट्रिक्स अभी मैंने बताया था किस तरीके से बनता है, A11 A12 A21 A22, इस तरीके से ही तो बनता है। ये बन गया 2/2 का मैट्रिक्स। अब हम चौथे का पहला पार्ट कर ले रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है इसके जो एलिमेंट है वो किस फॉर्म में है, ए आई जे किस फॉर्मेट में है, i + j का होल स्क्वायर अपॉन 2। हर एक एलिमेंट इस फॉर्मेट में दिया हुआ है। ये जनरल फॉर्मूला बन गया। जैसे तुम खुद सोचो, तुम पढ़ते हो ना x + y का होल स्क्वायर, तो क्या पढ़ते हो, x² + y² + 2xy। तो ये तो फॉर्मूला है ना। अगर मैं कहूं यहां पर 3x + 8y, तो इसका कोई फॉर्मूला थोड़ी होता है, इसका फॉर्मूला नहीं होता है। लेकिन तुम क्या कहोगे कि x की जगह 3x रखो, y की जगह 8y रखो, वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो ये एक जनरल तुमको वैल्यू दे दी उसने, ऐसा कोई एलिमेंट थोड़ी। अब हम यहाँ से एलिमेंट बना लेंगे। कैसे बनाएंगे देखो, मुझे पहला एलिमेंट चाहिए कौन सा, A11, i की जगह क्या है 1, j की जगह 1, i की जगह 1, j की जगह 1 का स्क्वायर अपॉन 2 क्या हो जाएगा, 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर कितना 4, 4/2, 4/2 का मतलब 2। दूसरी बात A12, तो A12 जब मुझे निकालना होगा तो मैं कैसे निकालूंगा, a की जगह i की जगह 1, j की जगह 2, इसका स्क्वायर बटे 2, 2 और 1 3 का स्क्वायर 9, 9/2 कैंसिल होगा क्या, नहीं। A21 i की जगह 2, j की जगह 1 का स्क्वायर बटे 2 कितना हो जाएगा, 9/2। A22 कितना हो जाएगा, 2 + 2 इसका स्क्वायर बटे 2, तो 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16/2 8। बात क्लियर है। A11 1 2 2 1 2 2 सारे एलिमेंट निकल गए। तो मैट्रिक्स कितना हो जाना चाहिए, मैट्रिक्स होना चाहिए A11 की जगह 2, 9/2 और 9/2 और 8। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। बात खत्म। समझ पाए बात क्या। अब इसी तरह से तुमसे जो नेक्स्ट में कह रहा है i/j, पहले i की जगह 1 रखोगे, फिर 1 रखोगे, फिर 1 2 रखोगे, फिर 2 1 रखोगे, फिर 2 2 रख दोगे, आंसर आ जाएगा। हो जाएगा क्या। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। इस बार तुम्हें 3x4 मैट्रिक्स बनाना है। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें 3 रो और 4 कॉलम हो। तो ऐसा मैट्रिक्स बताओ, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें 3 रो 4 कॉलम हो तो वो कैसे बनता है, बताओगे कोई? बताओ। 3 रो बनानी है तो 1 2 3 यानी 1 2 3 और 4 कॉलम, तो मतलब A11 A12 A13 और A14, उसके बाद में 21 22 23 24। तो ये जो मैट्रिक्स है इसमें 3 रो निकल गए और 4 कॉलम निकल गए। अब बस देखो तुम्हें, अब इस बार भी तुम्हें एलिमेंट दिए हुए हैं Aij की वैल्यू कितनी है, 1/2 mod of -3i + j। तो जब तुम इसको पहले वाले के लिए सॉल्व करोगे तो एक इसमें तुम्हें 4 ही बार काम करना पड़ा, यहाँ तुम्हें टोटल काम 12 बार करना पड़ेगा। A11 निकालोगे तो i की जगह 1 रखो, j की जगह 1 रखो। A12 निकालोगे i की जगह 1, j की जगह 2। सब कर लोगे नहीं कर लोगे? मैं करके दिखाऊं या हो जाएगा? हो जाएगा ना। ठीक है भाई, गुड। क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो 6 में कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों से x/z के मान ज्ञात कीजिए। तो अब आव्यूह दोनों बराबर हैं, और अभी हमने देखा था कि बराबर आव्यूह के जो संगत अवयव होते हैं कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो अगर ये साफ कर दूं, कुछ लिखना है क्या? नहीं ना, सब हो जाएगा। तो अगर आव्यूह बराबर हैं तो इनके अवयव कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अब अगर इनके अवयव बराबर होने चाहिए तो मैं इसका तीसरा वाला पार्ट बता दे रहा हूं तुमको। तीसरा पार्ट में क्या कह रहा है देखो, x + y + z और x + z और y + z।
वाई प्लस जेड, ये किसके, ये वाला मैट्रिक्स किसके इक्वल है? 9, 5 और 7, इसके बाद है नहीं है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे हिंदी में? सबसे पहले लिखोगे इसका स्टेटमेंट, चूंकि समान आव्यूह के संगत अवयव क्या होते हैं? बराबर होते हैं। हाँ या ना भाई? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब जब अवयव बराबर होते हैं इसलिए x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 9 होनी चाहिए, x प्लस जेड की वैल्यू 5 होनी चाहिए, y प्लस जेड की वैल्यू 7 होनी चाहिए। अब इसको करने के बहुत सारे तरीके, जो तुमको सबसे बेहतर लगे। देखो मैं डायरेक्ट करूँ इसको, y प्लस जेड की जगह 7 होगा तो यहाँ पर y प्लस जेड है, यहाँ पर x तो ये रहा, y प्लस जेड की जगह 7 बराबर 9 हो जाएगा। तो क्या यहाँ से x की वैल्यू सीधे सीधे 2 निकल गई? x की वैल्यू 2 निकल गई, खत्म। दूसरी वैल्यू देखो कैसे निकालेंगे, x प्लस जेड की जगह 5 है। इस इक्वेशन में देखो ये x है ये z है नहीं है? तो इसी इक्वेशन को पकड़ता हूँ, x प्लस जेड प्लस वाई इक्वल टू 9, और x प्लस जेड की जगह कितना है? 5 प्लस वाई इक्वल टू 9। तो यहाँ से y की वैल्यू सीधे सीधे 5 उधर जाएगा तो 4 निकल गई, x 2 y 4, तो कहीं से कुछ निकाल दो, यहाँ से z निकाल दो तुम सीधे सीधे, 2 प्लस जेड बराबर 5। तो यहाँ से z की वैल्यू 5 में से 2 उधर जाएगा तो क्या 3 बचेगी नहीं बचेगी? आंसर हो गया। समझे? हमें इक्वेशन भी नहीं सॉल्व करनी पड़ेगी, इसमें 2 से गुणा करो, समीकरण 1 में 3 घटाओ, 2 में 1 जोड़ो, कुछ करना पड़ा? कुछ नहीं, सीधे सीधे वैल्यू पुट करो, आंसर आएगा। समझ पा रहे हो बात? क्या आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 7, समीकरण इतने इतने में से ABCD के मान ज्ञात करो, है नहीं? साथ में क्वेश्चन एक बार करके दिखाओ सब लोग, कॉपियाँ निकालो और क्वेश्चन नंबर 7 ABCD की वैल्यू फाइंड आउट करो, मुझे बताओ भी। ठीक है, देखते हैं भाई कौन सबसे पहले करेगा। क्वेश्चन नंबर 7, A की वैल्यू कितनी आई? B की -2, C की और D की सबकी इतनी आई क्या? विकास तुम्हारी? अरे इसमें क्या नहीं हुआ यार, इतने सरल सवाल नहीं कर पा रहे हो। तुम्हारा भाई अग्निवीर सत्यवीर यही आए? आंसर यही आया ना? ठीक है, बाकी जिनका नहीं हुआ तो देखो भाई कहाँ से नहीं हुआ। अब मैं कराऊँ क्या इन्हें, बताओ? अरे कौन बोला? अरे यार ऐसी बातें करोगे। इक्वेशन बराबर रखो, पहली इक्वेशन है a माइनस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्वेश्चन नंबर 7 में सीधे सीधे इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिक्स लगाओगे तो a माइनस बी की वैल्यू -1, फिर 2a प्लस सी की वैल्यू 5, 2a माइनस बी की वैल्यू 0 और 3c प्लस डी की वैल्यू 13, है नहीं? यही तो है। तो सबसे पहले हमें देखो क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन इसे और इसे पकड़ लो, इस वाली इक्वेशन को, यानी ऐसे समझो इक्वेशन नंबर 1 2 3 और ये हो जाएगा 4। तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 3 तो करो जरा, तो कितना हो जाएगा? यहाँ से करोगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा -a और इक्वल टू -1। तो a की वैल्यू तो सीधे सीधे बना दीजिए। समझ पा रहे हो या पूरा जूम करके दिखाऊं? जूम करूं? अरे यार कैसे बालक हो भाई। a1 कितनी है? a माइनस बी इक्वल टू -1। 3 की वैल्यू कितनी है? 2a माइनस बी इक्वल टू 0। जब घटाते हैं समीकरणों को तो चिन्ह बदल जाते हैं, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, ऊपर माइनस नीचे प्लस, खत्म हो जाएगा b वाला। और a प्लस का है, 2a माइनस का है तो -a, और यहाँ बचेगा -1 में से 0 घटाओगे तो -1 ही बचेगा, यहाँ माइनस खत्म। तो सीधे सीधे a की वैल्यू कितनी? 1 आई नहीं है? और जूम करूँ? हो ही नहीं सकता इससे ज़्यादा, स्क्रीन फट जाएगी। ठीक है, और a की वैल्यू निकल गई। अब a की वैल्यू यहाँ रखो, a की वैल्यू अगर यहाँ रखोगे तो a यहाँ रखोगे तो कितना आ जाएगा? देखो 2 एकम 2 और 2 उधर जाएगा तो घट जाएगा, तो सीधे सीधे c की वैल्यू कितनी निकल गई? 3। c की वैल्यू जैसे ही निकली d यहाँ से निकल जाएगा, 3 3 9, 9 उधर जाएगा तो d की वैल्यू 4, a निकल गया, d निकल गया, c निकल गया, b तो बच रहा है, a की वैल्यू 1 यहाँ रख दो, तो ये वाला उधर जाएगा तो कितना जाएगा? -1। तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी? ओवरऑल b की वैल्यू 2 ही तो आनी चाहिए यार, -2 कैसे आई भाई? 1 माइनस बी इक्वल टू -1, तो -b की वैल्यू -2, तो b की वैल्यू भी तो 2 आएगी। हाँ तो +2 आएगा, b की वैल्यू भी +2 आएगी। नहीं 1 2 3 4 यार, 1 2 3 4, देखो भाई 1 2 3 4, मैया जी की जय जयकार। पूर्णागिरी गए हो कभी? तो बस भाई ऐसे ही बोलते रहो 1 2 3 4 और सबकी जय जयकार, और NCERT क्वेश्चन खत्म। 8वां सवाल देखो, बात नहीं, 8वां सवाल देखो क्या कह रहा है। a बराबर एक वर्ग आव्यूह है यार, तो कौन सी वाली कंडीशन?
सी कंडीशन। 8वां सवाल हो गया। 9वां क्वेश्चन, जब तुम इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स लगाओगे, ध्यान से सुन लो, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स लगाओगे तो यहां ऐसा होगा, या तो x की दो वैल्यू निकलेंगी, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स लगाया, इक्वेशन बनी, इक्वेशनों को सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद या तो x की दो वैल्यू आएंगी या y की दो वैल्यू आएंगी, और अगर किसी भी एलिमेंट की दो वैल्यू आई तो ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा कि इनका मान ज्ञात करना संभव नहीं है, इम्पॉसिबल टू फाइंड आउट द वैल्यू। अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, देखो कह रहा है 3x3 कोटि के ऐसे आव्यूह की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 2 है। तो एक प्रविष्टि कितनी है, क्वेश्चन नंबर 10 की अगर मैं बात करूं तो पहली प्रविष्टि है 0, दूसरी प्रविष्टि है 1, टोटल अवयव, प्रविष्टि मतलब अवयव, अवयव मतलब एलिमेंट, टोटल एलिमेंट कितने हो गए 2। तो जो क्या कह रहा है आव्यूह की कुल संख्या, तो कुल संख्या कितनी हो जानी है हमारे पास, कुल संख्या हमारे पास हो जाएगी जितने अवयव हैं उसकी घात आव्यूह की कोटि लिख दो, यानी 2 की घात 3 तिया 9 और 2 की घात 9 का मतलब होता है 512। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512 दूनी 1024 दूनी 2048 दूनी 4096। होता नहीं होता ऐसा, कितनी पावर बनाते चले जाओ, क्लियर भी बात नहीं इतनी। तो इसका 2 की पावर 9 का मतलब होता है कितना 512, और है कोई ऑप्शन ऐसा, यही हमारा आंसर हो गया। क्या एक्सरसाइज 3.1 खत्म हुई, 3.2 आज ही शुरू कर दें। टाइम देख लो कितना हो गया, गर्मी तो भाई कुछ करना चाहती है, टाइम हो गया तो ठीक है भाई। अब हम इतना करने के बाद आज यहीं पे रोकते हैं, ज़्यादा भी करेंगे तो हैंग मार जाओगे, उतना डाउनलोड करो जितना तुम्हारी जो है कैपेसिटी है। फिर एक्सरसाइज 3.2 कल शुरू, कल ही खत्म, और 3.2 में से कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ से, मतलब 3.2 में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ध्यान से सुनो मेरी बात, आव्यूह की गुणा करना, और याद रखना चैप्टर नंबर 4 से एक्सरसाइज 4.6 जो है वहां से एक क्वेश्चन आता है 6 नंबर का, फिक्स है आएगा ही आएगा। तो 6 नंबर का क्वेश्चन जो है उसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का होता है यूज, आव्यूह की गुणा। आव्यूह की गुणा रीढ़ की हड्डी है, जिसे गुणा करना नहीं आया तो समझ लो उसको आगे बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो कल हम आव्यूह को जोड़ना सीखेंगे, घटाना सीखेंगे, आव्यूह की गुणा सीखेंगे, जोड़ने के क्या गुणधर्म है, घटाने के क्या गुणधर्म है और गुणा के क्या गुणधर्म है, इन सारी बातों पर हमारी कल चर्चा होगी। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।